हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो लेसन देख रहे हैं ये है हमारा बहुत अच्छा लेसन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजी यौगिक। ये यूपी बोर्ड का 5वां लेसन है और इस 5वें लेसन में आज हम जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जटिल यौगिकों के बंधन सिद्धांत क्या है। जो कॉम्प्लेक्स यौगिक होते हैं, जो जटिल यौगिक होते हैं, इनमें जो बॉन्ड बनते हैं, इनके बंधन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो आज हम सिद्धांत के बारे में जानने वाले हैं और उस सिद्धांतों में से एक सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन जो है इस लेक्चर्स में करने वाले हैं। और देखिए, ये इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर्स में हम जो है बर्नर का सिद्धांत क्या है, जो एग्जाम में आपके अक्सर बार बार पूछा गया है, तो आज हम बर्नर के सिद्धांत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा लाइक एवं शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपसह संयोजी यौगिक जो होते हैं, इनके बंधन के कौन से सिद्धांत होते हैं, यानी इनके बंधन में कौन कौन सा सिद्धांत जो है बताया गया है, इसके बारे में हम पहले देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो सिद्धांत दिए गए हैं भाई, संकुल या जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत। संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे बोला जाता है, इसी को आप उपसह संयोजी यौगिक बोलते हैं। ठीक, तो उपसह संयोजी यौगिक को अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इनके क्या सिद्धांत है। यानी अब इनकी व्याख्या, बॉन्डिंग के व्याख्या करने के लिए इसका अलग अलग सिद्धांत दिया गया है, तो समय अनुसार परिवर्तित किया गया है सिद्धांत। तो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया है व्याख्या करने के लिए, यानी बॉन्डिंग की व्याख्या करने, उपसह संयोजी यौगिकों के बॉन्डिंग मतलब जो बंध बना रहे हैं, इनके बंधन के जो है व्याख्या करने के लिए सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया है वो है वर्नर का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? वर्नर का सिद्धांत है, जिसे वर्नर्स थ्योरी कहा गया है। ठीक, इसके बाद फिर समय पर और परिवर्तन हुआ और दूसरा सिद्धांत दिया गया संयोजी बंध सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संयोजी बंध सिद्धांत, और जिसे अंग्रेजी में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या शॉर्टकट में कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है बीबीटी, इसी को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। ठीक, और तीसरा फिर बाद में सिद्धांत दिया गया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या शॉर्टकट में CFT के नाम से जो है जाना जाता है। तो इस तरीके से समय समय पर जो है अलग अलग सिद्धांत दिया गया। और अगला फिर चौथा दिया गया है लिगेंड फील्ड सिद्धांत, जिसे लिगेंड फील्ड थ्योरी या LFT के नाम से जाना जाता है। और पांचवा जो सिद्धांत चल रहा है दिया गया है आणविक कक्षक सिद्धांत, या इसी को कोणीय अतिव्यापन सिद्धांत जो है कहा जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या एंगुलर ओवरलैप के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से ये संकुल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत जो है 5 सिद्धांत जो है दिए गए हैं। और पांचवा आपको नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा गया है, पहला पूछा गया है और दूसरा और तीसरा, यही 3 सिद्धांत आपको इस 12th में जो है पढ़ना है। और एक चीज ध्यान रखना, इन तीनों में से एक एग्जाम में आपके आने वाला है। तो ठीक है, तीनों सिद्धांत हम बताएंगे आपको बारी बारी करके। आज इस क्लास में, इस लेक्चर्स में हम पहले सिद्धांत की व्याख्या करने वाले हैं, बर्नर का सिद्धांत, जो एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं ये बर्नर का सिद्धांत क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात बर्नर थ्योरी की करें, यानी बर्नर का सिद्धांत क्या था, तो सिद्धांत हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं इन्होंने किया क्या है। देखो, जो बर्नर साइंटिस्ट थे, ये संकुल यौगिक की व्याख्या, ये जो संकुल यौगिक थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की व्याख्या करने के लिए प्रथम सफल प्रयास अल्फ्रेड बर्नर ने किया। यानी सबसे पहले अगर कोई साइंटिस्ट थे जो उपसह संयोजी यौगिकों के कैसे जुड़े हुए होते हैं, किस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इनकी बंध की व्याख्या करने के लिए सबसे पहला जो सफल प्रयोग किया था, यानी सफल प्रयास किया था, वो अल्फ्रेड बर्नर थे। तो अल्फ्रेड बर्नर ने 1892 में किया था। कब किया था? 1892 में अल्फ्रेड बर्नर ने अपना जो है सफल प्रयास जो है, प्रथम प्रयास जो किया था और यौगिकों के बारे में बताए थे। अब उन्होंने ऐसा क्या काम किया, यानी कौन से ऐसे काम किए जिसके बारे में इनका प्रयोग जो है सफल रहा। तो देखिए, अल्फ्रेड बर्नर जो थे, इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड? कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट को आप जानते हैं CO होता है और क्लोराइड मतलब Cl रहता है। तो कोबाल्ट क्लोराइड तथा अमोनिया, किसके? NH3 यानी अमोनिया के संयोग से जटिल यौगिकों का निर्माण किया।
यानी जो अल्फर्ड वर्नर थे, इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया इन दोनों के यौगिकों के यानी इन दोनों के संयोग से, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के संयोग से उप सह संयोजी यौगिकों का निर्माण किया। क्या किया है इन्होंने? कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के संयोग से अलग अलग उप सह संयोजी यौगिकों का निर्माण किया है, बनाया है। और यौगिकों और फिर उन्होंने इसे ऐसा नहीं कि केवल एक ही मिला दिया और एक यौगिक बनाया, इन्होंने इन्हीं दोनों के संयोग से अलग अलग कई प्रकार के उप सह संयोजी यौगिक बनाए हैं और एक श्रेणी तैयार की, जिसे हम यौगिकों की श्रेणी को वर्नर श्रेणी कहते हैं। अब उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया और जो श्रेणी बनाया, तो यौगिकों की श्रेणी को वर्नर श्रेणी कहा। कौन सी श्रेणी बनाए हैं? तो उनकी जो श्रेणी थी वो इस प्रकार थी। ये वर्नर के यौगिक हैं, यानी वर्नर ने बनाया था। क्या बनाया था? देखो, उन्होंने इधर यौगिक लिखा गया है और इसका रंग है और इसी रंग के आधार पर इधर नाम है। उन्होंने अपनी तालिका जो है इस तरीके से बनाया है। एग्जाम में आपको खूब पूछा जाता है, कभी कभी ये वर्नर श्रेणी पूछ लिया जाता है, कभी कभी जो है इस वर्नर की श्रेणी के ना हिसाब से इसका रंग पूछ लिया जाता है, रंग के आधार पर इसका नाम पूछ लिया जाता है। तो विकल्प में बहुत पूछा गया है, वैसे भी खूब नंबर लगा के पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से जानने का प्रयास करिए। देखो, अभी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। कैसे? देखो, यौगिक है, सबसे पहले इसमें COCl3 क्या लिया गया है? एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा, COCl3 ऊपर से नीचे तक है। कोबाल्ट क्लोराइड का फिक्स हो गया COCl3। अब समस्या ये है कि सबसे पहले 6NH3 लिया गया। कितना NH3 लिया गया है? 6NH3। देखो, सबसे पहले 6 लिया गया, फिर 5 लिया गया, 4 3, यानी इस तरीके से लिया गया। देखो, 6 5 4 3, देखो सब क्रम में है ना, तो आराम से याद हो जाएगा। तो ये आपका 6NH3 हो जाएगा। और सुनिए, जो सबसे ज्यादा NH3 है तो वो आपका पीला रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? उससे ये पीले रंग का होता है और पीले का येलो होता है, और पीला होने के कारण इसको ल्यूटियो कहा गया। क्या कहा गया है? ल्यूटियो। ध्यान रखना, COCl3 × 6NH3 को ल्यूटियो बोला जाता है, इसका रंग पीला होता है। समझ में आ गई बात? चलो दूसरा देख लेते हैं। COCl3 × 5NH3, और 5NH3 जो होता है ये बैगनी रंग का होता है। 5NH3 बैगनी रंग, पर्पल, और पर्पल के नाम से परप्यूरियो नाम जो है इसका रखा उन्होंने पर्पल कलर दे रहा था, इसीलिए इसे परप्यूरियो कहा गया। समझ में आई बात कि नहीं? और तीसरा अगर है COCl3 तो 4NH3, भाई आप इस क्रम से लिख ले जाओगे। उसके बाद पहले पीला हो गया, बैगनी हो गया, उसके बाद फिर ये ग्रीन, यानी 4NH3 लगा है तो ये हरे रंग का होगा, और ग्रीन होने का पार्सियो जो है इसका नाम रखा गया। समझ में आई बात? अगला जो दिया गया है COCl3 × 3NH3, और 3NH3 का बैगनी रंग होता है। कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग होता है, और बैगनी को वायलेट अंग्रेजी में कहा जाता है, तो वायलेट से वैल्यू कहा गया, वायलेट से वैल्यू नाम रख दिया गया। ठीक, इसी तरीके से लास्ट वाला जिन्होंने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है वो है COCl3 × 5NH3। देखो, 6 के बाद 5 आया है, 5NH3 होगा। अब कह लो नंबर 6 होना चाहिए, तो 5NH3 कर देना। एक H2O ऐड कर दिया इन्होंने, एक H2O लगा दिया है, और ये होता है लाल रंग का। इन्होंने कैसे इसका कलर देखा? इन्होंने लाल रंग बताया, और लाल रंग होने के कारण का नाम रोजियो जो है रखा गया। तो ये जो है ये सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो बनाए गए हैं ये वर्नर ने बनाया है, तो इसीलिए इसको वर्नर श्रेणी के यौगिक कहा गया। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि वर्नर श्रेणी के यौगिक कौन कौन से हैं, इनको हमें तालिका सहित स्पष्ट कीजिए। तो इतना आपको बताना है। अब ये जो इन्होंने अलग अलग कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाया है, तो इसको इसके आधार पर उन्होंने क्या व्याख्या की है, यानी वर्नर की व्याख्या क्या है, वर्नर का सिद्धांत क्या है। अब हम इनके वर्नर के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, यानी एक एक करके इनके पॉइंट वाइज जो है जो भी वर्नर के सिद्धांत बनते हैं इसको अभी चुटकियों में तैयार करवा देंगे। आप हमारे साथ सिर्फ बने रहिएगा। देखो मेरे प्यारे, वर्नर श्रेणी के यौगिक बनाए थे, तो उन वर्नर श्रेणी के यौगिकों के बारे में पूरी तरीके से व्याख्या करने के लिए अपना जो सिद्धांत दिया, जिसे वर्नर का सिद्धांत बोलते हैं, इन्होंने 5 बातें जो है खुल करके बताई है। तो ये 5 बातें अपने सिद्धांत में कौन कौन सी बातें बताई हैं, जरा इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा कि जटिल यौगिकों में धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे सपोज करिए K4FaCN का होल 6, या ऐसे लिख सकते हैं CONH3 का होल 6 और फिर Cl3। मान लीजिए हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है
जो भी हमारा उपसाथ संयोजी यौगिक होता है ये दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, जिसे हम प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया कि जटिल यौगिकों में धातु जो होता है, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, प्राथमिक अथवा आयनिक संयोजकता। जो प्राथमिक संयोजकता होती है इसका एक नाम है आयनिक संयोजकता। क्यों आयनिक संयोजकता कहा जाता है? क्योंकि ये जलीय विलयन में जब घोला जाता है तो ये आयनित हो जाते हैं, इसीलिए प्राथमिक संयोजकता को आयनिक संयोजकता भी कहा जाता है। और तथा द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी को अनआयनिक संयोजकता भी कहा जाता है। यानी जो हमारा उपसाथ संयोजी यौगिक होता है, जैसे ये मान लीजिए हमारा उपसाथ संयोजी यौगिक है, तो ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जैसे यहाँ पे Cl3 लिखा है, जब इसको आप जल में घोलोगे तो ये आयनित हो जाएगा, तो ये प्राथमिक संयोजकता होगी। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा, कॉम्प्लेक्स जो हमारा उपसाथ संयोजी समूह होगा, ये आयनित नहीं होगा, तो ये हमारा द्वितीयक संयोजकता यानी NH3 जो होल 6 लगा है ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, और Cl3 जो लगा है ये प्राइमरी वैलेंसी होगी। तो यानी कुल मिला के जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक प्राथमिक संयोजकता जिसे आयनिक संयोजकता भी बोलते हैं, और दूसरा द्वितीयक संयोजकता जिसे अनआयनिक संयोजकता भी कहते हैं। पहली बात क्लियर हो गई कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो प्रकार की वैलेंसी प्रदर्शित करता है। ठीक, अगला है प्राथमिक संयोजकता केवल ऋण आयनों द्वारा ही संतुष्ट होती है, यानी जो भी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो लगभग ऋण आयनों द्वारा ही संतुष्ट होती है, तथा यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी ये जो है जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, और दूसरी बात ये केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को भी जो है ये मैनेज करता है, यानी इसी के आधार पर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित की जाती है। किससे? प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राइमरी संयोजकता के द्वारा। ठीक, आगे कहा गया है कि धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता भिन्न भिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न हो सकती है। एक ही हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है अलग अलग यौगिकों में अलग अलग प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक यौगिक में जो प्राइमरी वैलेंसी हो वो एक ही हो। ठीक, और ये कहा गया है इनको ऋण आयनों तथा धातु परमाणु के मध्य बिंदु रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है और जो हमारा ऋण आयन होता है यानी प्राइमरी वैलेंसी होती है, इनको हमें प्रदर्शित करने के लिए डॉटेड रेखा यानी डॉटेड बॉन्ड द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। यानी प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड रेखाओं द्वारा जब भी डायग्राम बनाया जाएगा उपसाथ संयोजी यौगिक का, तो उसमें जो प्राइमरी वैलेंसी होगी उसे हम डॉटेड रेखाओं द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? और दूसरा है अगला, द्वितीयक संयोजकता लिगेंडो द्वारा पूर्ण होती है, यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये लिगेंडो द्वारा पूर्ण होती है। किससे? लिगेंड जानते हो ना, लिगेंड जो उपसाथ संयोजी द्वारा बंध बनाते हैं उन्हें हम लिगेंड बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CONH3 का होल 6 Cl3, तो यहाँ पर जो ये NH3 है ये हमारा लिगेंड है, जो 6NH3 है ये लिगेंड है, ये उपसाथ संयोजकता जो है प्रदर्शित करते हैं, यानी उपसाथ संयोजी बंध द्वारा जो है प्रदर्शित जुड़े हुए होते हैं। समझ में आई बात? अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है यानी उपसाथ संयोजी यौगिक होते हैं, यानी उपसाथ संयोजी यौगिकों में जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी द्वितीयक संयोजकता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो द्वितीयक संयोजकता को हम एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक सीधी रेखा लगा करके जो है सेकेंडरी वैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? और एक बात जाने रहिएगा, जो पहली बात तो इनको सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो भी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको डायरेक्ट सीधी रेखा द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो उपसाथ संयोजी यौगिकों की फिक्स होती है, यानी हर एक यौगिक में जो द्वितीयक संयोजकता किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की होगी वो उतनी ही होती है, उससे कम ज्यादा नहीं होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी जो है कम ज्यादा भी हो सकती है। समझ में आ गई बात? चलो अगला देख लेते हैं। जब संकर को जल में घोला जाता है, ध्यान सुनिएगा भाई, जब उपसाथ संयोजी यौगिकों को जल में घोला जाता है, तो किस में घोलोगे? जल में, तो जितनी प्राइमरी संयोजकता होगी सब के सब आयनित हो जाती है, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं जो होती है वो आयनित नहीं होती। बात समझ में आई नहीं?
भाई समझने की यही है, जब संकर यौगिक को जल में घोला जाता है तो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋण आयन आयनित हो जाते हैं, यानी जितने हमारे प्राइमरी वैलेंसी के ऋण आयन होते हैं सब के सब आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनआयनित होती है, यानी जो उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं वो आयनित नहीं होंगे और जितना ऐसे ही जुड़े होते हैं वो सब आयनित हो जाते हैं। ठीक, अगला जो इनका सिद्धांत है, प्राथमिक संयोजकताएं आदैशिक होती हैं, यानी जो प्राइमरी वैलेंसी लगी होती है जो आयनित होने वाली होती है इसका कोई दिशा नहीं होता कि इधर लगेगा उधर लगेगा, यानी एक ही साइड में सब लगा हो, इसकी कोई दिशा नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होती है, आदैशिक होती है। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये दैशिक होती है, डायरेक्शनल होती है, यानी इनकी दिशाएं फिक्स होती है कहाँ एक किधर की ओर लगने वाले हैं, तो इनकी ये दैशिक होते हैं, यानी प्राइमरी वैलेंसी आदैशिक होती है जबकि द्वितीयक वैलेंसी जो होती है वो दैशिक होती है। और ध्यान सुनिए, ये द्वितीयक वैलेंसी के आधार पर ही उपसह संयोजी यौगिकों की जो है संरचना की व्याख्या की जाती है। समझ में आई बात कि नहीं? तो वही कहा गया ज्यामिति द्वितीयक संयोजकता के विन्यास पर निर्धारित होती है और इनकी जो आइसोमेरिज्म वाली बात बताई जाती है, समवायता की बात बताई जाती है उपसह संयोजी यौगिकों की, वो भी जो है इनकी द्वितीयक वैलेंसी पर ही, सेकेंडरी वैलेंसी पर भी निर्भर करते हैं। तो ये तो थे वर्नर का सिद्धांत जो 5 बातों पर निर्भर है। पांचों बात बड़ी आसान, बहुत आसान है, बस थोड़ा से आप ध्यान दोगे तो आराम से तैयार हो जाएगा। पहली बात ये कहा गया कि जो हमारा उपसह संयोजी यौगिक होता है ये 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक संयोजकता आयनिक संयोजकता है और द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक संयोजकता। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात इन्होंने कहा कि प्राथमिक संयोजकता केवल ऋण आयनों द्वारा ही संतुष्ट होती है, प्राथमिक संयोजकता ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है तथा यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है और धातु के परमाणु की जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये अलग अलग यौगिकों में अलग अलग होती है, यानी कोई फिक्स नहीं होती है। इनको ऋण आयन तथा धातु परमाणु के मध्य बिंदु रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है और ये जो हमारे ऋण आयन होते हैं इनके मध्य एक डॉटेड रेखाओं द्वारा जो है प्राथमिक वैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। अब बात आई दूसरी संयोजकता की, तो द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो लिगेंडो द्वारा पूर्ण होती है। किसके द्वारा? लिगेंडो द्वारा पूर्ण होती है तथा ये धातु की समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। आपसे पूछा जाता है कि समन्वय संख्या कौन प्रदर्शित करता है, तो जो लिगेंड होते हैं वही जो है लिगेंड जितनी संख्या होती है वही उनकी समन्वय संख्या होती है और लिगेंडो को हम जो है गहरी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं और प्रत्येक धातु की जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है सेकेंडरी वैलेंसी होती है हर एक धातु की फिक्स होती है, उसमें कम ज्यादा होने के चांसेस नहीं होते। अगला जो है जब संकर को जल में घुला जाता है तो प्राथमिक संयोजकताएं आयनित हो जाती है जबकि द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनित रहती है। सीधी सी बात है, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनित रहती हैं। और अगला है प्राथमिक संयोजकताएं आदैशिक होती हैं, मतलब नॉन डायरेक्शनल होती है, चाहे इधर लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि द्वितीयक संयोजकता होती है ये दैशिक होती है, डायरेक्शनल होती है और एक निश्चित दिशा में जो है होती है और ये जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के संरचना को यानी विन्यास को जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ये 5 बातें हैं वर्नर के सिद्धांत, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब वर्नर के सिद्धांत के बाद हम जरा इनके देख लेते हैं। जब भी वर्नर सिद्धांत पूछा जाता है तो इनकी सीमाएं क्या होती हैं, इनके सीमाओं के बारे में हम थोड़ा से चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं चर्चा। देखो जो वर्नर के सिद्धांत की सीमाएं हैं ऐसे ही आप देख लीजिए, सुन लीजिए। पहली सिद्धांत की इनकी पहली सीमा यह है जटिल यौगिक केवल कुछ धातुएं ही क्यों बनाते हैं, यानी पहला इनकी सीमाएं हैं वर्नर के कि जो जटिल यौगिक है ये कुछ ही धातुएं क्यों बनाते हैं, सब क्यों नहीं बनाते हैं। ये पहली सीमा कि जटिल यौगिक कुछ ही धातुएं क्यों बनाते हैं, पहली सीमा ये हो गई। दूसरी सीमा इनकी जो है, जैसा इन्होंने कहा कि जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं ये यौगिकों की जो है ज्यामिति को निर्धारित करती है, इन्होंने ये कहा, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो द्वितीयक संयोजकता है इनकी ज्यामिति कैसे निर्धारित कर रही है, किस प्रकार ये जुड़ती हैं, काहे को जुड़ती हैं, यानी इनकी संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। तो ये दूसरी इनकी सीमाएं हैं। और तीसरी जो सीमाएं हैं यानी इनका जो सिद्धांत था ये प्रकाशिक तथा चुंबकीय गुणों के बारे में व्याख्या नहीं कर सका, यानी जो प्रकाशिक यानी प्रकाश के प्रति या चुंबकीय गुणों के प्रति जो है, ये कैसे होते हैं, चुंबकीय होते हैं कि अनचुंबकीय होते हैं, प्रचुंबकीय होते हैं, ये कैसे होते हैं,
या इनके प्रकाशिक गुणों में क्या प्रभाव होता है, इन सब के बारे में व्याख्या नहीं कर पाए। तो इनके 3 जो है सीमाएं हैं, इसको ध्यान रखा। पहला सीमाएं ये है कि ये जो है कुछ ही यौगिक क्यों जो है उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, कुछ ही, सब क्यों नहीं बनाते। और दूसरी बात ये है द्वितीयक संयोजकता जो होती है ये कैसे इनकी ज्यामिति निर्धारित करती है, ज्यामिति नहीं बता पाए। और तीसरा जो है ये उपसहसंयोजी यौगिक के चुंबकीय एवं प्रकाशिक गुणों की व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये 3 इनके जो है सीमाएं हैं, इसको जाने रहिएगा। तो ये तो थे बर्नर के सिद्धांत, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही। अगले लेक्चर्स में फिर हम मुलाकात करते हैं इनके अगले सिद्धांत के साथ।